हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है। जी हाँ, करीब 6 महीने हो गए थे और चैनल का एक्सेस हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हमारा चैनल हमारे पास वापस आ गया है और बिल्कुल सही टाइम पर वापस आया है। मैं कहूँगा कि जैसे ही डीएलएड का नोटिफिकेशन आया वैसे ही अब हमारा चैनल दोबारा से स्टार्ट हो गया है। वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी चैनल पे। जो लोग चैनल पे नए हैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग डीएलएड की तैयारी करवाते हैं और साथ ही साथ डीएलएड की सारी अपडेट, जी हाँ, सारी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एकमात्र भरोसेमंद चैनल है जो पिछले 2 बैचेस से, 2 साल से नहीं, 2 बैचेस से 2020-21 और 22-23 वाला बैच जो था तब से लगातार डीएलएड की रिगार्डिंग अपडेट देता रहा है। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। पीडीएफ सारी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आ गया है, हम लोग देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें प्रवेश परीक्षा 2022-23 क्यों लिखा गया है। आपको बता दूं कि ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि डीएलएड का जो सत्र है वो लेट चल रहा है। ठीक है, जो हमारा बैच है वो 2020-21 के नाम से चल रहा, ठीक है, चल रहा है, जिनका चौथा सेमेस्टर है अभी। उसके बाद 21-22 वाला जो बैच है वो चल रहा है अभी, उनका दूसरा सेमेस्टर है और ये 22-23 के नाम से बैच आया हुआ है। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि 2022-23 क्यों लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है कल, यानी 5 तारीख से आपके, परसों यानी 5 तारीख से आपके फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिएगा। डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी या लास्ट टाइम तक साइट चलेगी नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, बहुत साइट पे दिक्कतें आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 अगस्त 2024 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है प्रवेश परीक्षा, जिसकी अंतिम तिथि क्या है, पेपर आपका 30 नवंबर को है और फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं आपका। 28 सितंबर तक आपकी अंतिम तिथि है। 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का, पेमेंट करने की लास्ट डेट है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि इसमें है क्या और चीज़ें। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डीएलएड होता क्या है। अब डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स होता है, जिसके थ्रू आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। अब ऐसा क्या है इसमें बीएड से अलग? देखो, बीएड से अलग ये है कि बीएड करने के बाद आपको यूटेट या सीटेट तो निकालना पड़ता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर यूटेट या सीटेट फर्स्ट पेपर निकालना पड़ता है प्राथमिक शिक्षक के लिए। लेकिन उत्तराखंड की जो नियमावली है अभी के अनुसार, यहाँ पर डीएलएड करने के बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। जैसे आपने सुना होगा कि बीएड के बाद लोग एलटी का पेपर देते हैं, वैसे ही डीएलएड के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ पर सीधे मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मेरिट का बेसिस मैं क्या ही कहूँ, इस बार 3000 वैकेंसी आई और कैंडिडेट इतने कम थे कि सीटें भरनी मुश्किल हो गई। अभी तक 2-3 बार काउंसलिंग कराने के बावजूद भी अभी तक आधी से ज़्यादा सीटें खाली है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि डीएलएड कोर्स कितना अभी एक तरीके का यूनिक कोर्स है। लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, या फिर मैं कह सकता हूँ कि लोगों के एक्सेस से दूर है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी रही है, क्योंकि एक साल में 650 ही सीटें अलॉट होती है, जिसमें वो सीटें भी, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, उन पर वेटिंग नहीं आती। तो इसलिए ये चीज़ें, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं, बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। पात्रता देखिए क्या मांगा है, कुछ भी नहीं, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। मैं आपको लिख देता हूँ, स्थायी होना चाहिए, आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद आपके पास जिसके पास जाति वगैरह है, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब चीज़ें, जाति का अपना सर्टिफिकेट लगा देना। ठीक है, और उसके बाद आपका एज लिमिट की बात करूँ, देखो एज लिमिट इसमें मैं देख रहा था, चलिए एज लिमिट की बात करेंगे अभी। सीटें कितनी हैं? 13 जनपदों में प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बेस पे आपका रिजल्ट निकल के आएगा और उसके बेस पे, आपके मार्क्स के बेस पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक कमी मेरे को जो लगती है वो ये है कि आपको पहला डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको होम डिस्ट्रिक्ट को देना होता है। होम डिस्ट्रिक्ट को देने का मतलब कि जैसे आप माना आप अल्मोड़ा से हो और हल्द्वानी में या देहरादून में कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, या वहाँ पर रह रहे हो, वहाँ पर कंफर्टेबल हो, लेकिन जहाँ का, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना होगा उसी डिस्ट्रिक्ट पे आपको प्रथम वरीयता देनी होगी। पहली प्रेफरेंस आपको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ही देनी होगी, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उसी डिस्ट्रिक्ट में देनी होगी।
ये चीज़ थोड़ा मेरे को सही नहीं लगी। और बाकी 12 डिस्ट्रिक्टों में आप अपने हिसाब से चॉइस दे सकते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आगे देखेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें, 50 सीटों में से इनको भी 2 भागों में बढ़ जाती हैं, एक साइंस एक नॉन साइंस, ठीक है। एक साइंस और नॉन साइंस, साइंस में 25 सीटें होती हैं, नॉन साइंस में 25 सीटें होती हैं। इस तरीके से सीटों का आवंटन किया जाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के रिलैक्सेशन लगने के बाद सीटें कम बचती हैं। जनरल की लगभग 6 या 7 के आसपास सीटें साइंस, या 6-7 सीटें आर्ट्स में बची रहती हैं। इस टाइप का सीटों का डिवाइडेशन होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था कि आपकी डिग्री, किसी ने BCA का रखा, किसी ने BBA का रखा, बी फार्मा, B.Tech, तो ये साइंस में होगा या आर्ट्स में काउंट होगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन में साफ दिया है कि अगर आपने इस टाइप की डिग्रियां कर रखी हैं और आपकी 12th में इंटर में विज्ञान वर्ग से हो, ठीक है, इंटर विज्ञान वर्ग से हो, तो आप साइंस में काउंट हो गए। साथ ही साथ BA के साथ ऐसे सब्जेक्ट जिन्हें इंटर में मानवीय वर्ग, इंटर में आर्ट्स हो, आर्ट्स के साथ जिसने BBA, BCA, स्नातक इस टाइप की डिग्रियां कर रखी हैं और इंटर में आर्ट्स है, तो वो आर्ट्स में काउंट किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, आरक्षण वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों की बात कर रहा है। उसके बाद एज लिमिट, हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि ये 2025 क्यों किया है। ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट मेरी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि ये 2024 होना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि इसके अनुसार देखो क्या कह रहा है, अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2025 को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। अब अगर 1 जुलाई 2025 इन्होंने काउंट करना है, तो अभी जिसको 30 हो रहे होंगे, ठीक है, अभी जिसको 30 साल 29 साल कुछ महीने हो रहे होंगे, माना 29 साल जिसको 10 महीने हो रहे हैं, तो वैसे तो फॉर्म भरने की डेट के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन 2025 में इसको 30 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो ये फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। और अगला कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि, और दूसरी दिक्कत क्या है यहाँ पर कि 1 जुलाई 2025 को 19 साल लिखा है, तो इसका मतलब अभी जिसको 18 साल 6 महीने हो रहे हैं वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि 2025 तक तो अभी तो 25 में तो बहुत टाइम है, 25 का भी जुलाई है, लगभग काफ़ी महीने हैं, 10-12 महीने, 10 महीने के आसपास हैं। तो 10 महीने जिसको 18 साल 2 महीने हो रहे हैं वो भी फॉर्म भर लेगा इस हिसाब से। तो ये थोड़ा सा दिक्कत मेरे को लगता है कि 25 की जगह 24 होना चाहिए था। बाकी आयोग ने दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके, नीचे हेल्पलाइन नंबर है, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इस पर क्या है, प्रशिक्षण शुल्क आपका 35,000 रुपये पर ईयर रहता है, 850 रुपये आपके हर सेमेस्टर की फीस रहती है, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो होती है। उसके बाद ही मेरिट का आधार पेपर के बेस पे किया जाएगा, सही बात है। आपको देखो, बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस क्या है। देखो, इतना सा है सिलेबस, ही इतना सा भी नहीं, मैं कहूँगा कि इतना सा ही है सिलेबस, ठीक है। अब देखो, इतने सिलेबस में क्या डिफाइन कर सकते हो आप, कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। पहली बात, आपका जो सिलेबस है वो 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। डिटेल वीडियो में डाल दूंगा सिलेबस के रिगार्डिंग, मैंने डाली है, मैं या तो पिन कर दूंगा या दोबारा अगर आप लोग बोलेंगे तो दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। 200 नंबर का सिलेबस है आपका। इसमें 50-50 के साथ 4 सेक्शन है, ठीक है। 50 मैथ्स, 50 रीजनिंग, 50 जीके और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इन चारों में अंदर क्या है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है। इन चारों के अंदर क्या, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैथ्स में क्या है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सेम एज रीजनिंग से, टीचिंग एप्टीट्यूड से और जीके से। जीके का तो वर्थ ही सिलेबस है, फिर उसके बारे में मतलब आप लोग फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैथ्स रीजनिंग फिक्स है, एक लिमिटेड सिलेबस ही पूछा जाता है। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सिलेबस को पता करने का, आप पुराने पेपर उठाइए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हैं, पुराने पेपर को सॉल्व करिए। पुराने पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे उसको, तो उससे आइडिया आएगा कि पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस खुद बना सकते हो कि एग्जाम की डिमांड क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अगली वीडियो पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 200 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें 250 क्वेश्चनों में 200 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं होती, तो इसलिए आप तुक्के मार सकते हो सारे के सारे क्वेश्चनों में। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग प्रवेश हेतु चयन सूची और वेटिंग सूची, प्रतीक्षा सूची का तैयार किया जाना। देखिए, आपको 650 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो काउंसलिंग पर नहीं आते हैं तो उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। वेटिंग लिस्ट निकालने के बाद उन वेटिंग वालों को दोबारा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उनकी सीटों पर जो काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, ठीक है। ये है वेटिंग का प्रावधान। अब बाकी ये सदस्य हैं, आप इनके हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करूँ 600 रुपये सामान्य और ओबीसी के लिए है, SC ST के लिए 300 रुपये और सभी वर्गों के लिए निःशक्त दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 150 रुपये इसका फ़ीस रखी गई है। ठीक है। अन्य नियम क्या है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं तो आपको आपके सारे चीज़ें निरस्त कर दी जाएंगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लिखित परीक्षा के केंद्र 13 जनपदों में 29 केंद्र हैं। आप अपने अपने सुविधा अनुसार अपने निकट के स्थानों को भर सकते हैं। ठीक है। ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप इन नंबरों पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता करनी है। बाकी जो नोटिफिकेशन में नई चीज़ देखने को मिली है वो ये थी कि इस बार जो 10% आपका आरक्षण था राज्य के आंदोलनकारियों को, वो आरक्षण देखने को मिलेगा इसमें, और साथ ही साथ कुशल खिलाड़ी वाला आरक्षण भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसी वजह से शायद ये नोटिफिकेशन आने में थोड़ा डिले हुआ। आपके रिजल्ट की बात करूं, आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर से जनवरी के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अब मार्च से अप्रैल के महीने में आपका सेशन स्टार्ट होने के चांसेज हैं। बाकी नीचे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 15 से आपको फॉर्म भरने का पूरी डिटेल दी गई है, आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस दी गई है, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और DLED की सारी जानकारी चाहने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम उस पर 900 से ज़्यादा लोग मेन चैनल पे जुड़े हुए हैं, और 500 से अधिक लोग डिस्कशन वाले ग्रुप पे, जहाँ पर डिस्कशन जो पॉइंट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते लोगों को चीज़ों को, उसकी चीज़ के बारे में डिस्कशन की जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही धमाकेदार वीडियोज़ आने वाले हैं जिसमें आपका सिलेबस और आगे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैं इसी फेज से गुजरा हुआ हूँ और मैं इसी फील्ड पे हूँ, अभी DLED कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करा सकता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।